नमस्कार, ताजा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अब फ्रांस में बवाल हो रहा है। हालांकि अभी नेपाल का बवाल शांत भी नहीं हुआ है। सेना ने पूरे तौर पर नेपाल को अपने कब्जे में ले लिया है। पूरे नेपाल के अंदर कर्फ्यू लगा दी गई है। प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा। अभी नेपाल को लेकर दुनिया चिंतित है ही कि फ्रांस में भी जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है। यहां बायरू सरकार के गिरने के बाद राजधानी पेरिस धधक उठा है। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट नाम की एक संस्था, जो वहां पर एक अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और 80,000 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें चुनौती दी। सड़क पे कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। काफी तोड़फोड़ मचाई गई। हालात बहुत ही खराब कर दिए गए। पेरिस के अंदर, जो फ्रांस की राजधानी है, ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट ने सड़कों को एक तरीके से आप कहें तो रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया। आज ताजा विशेष में हम आपको दिखाएंगे कि एक तरफ जहां नेपाल के अंदर हालात को सामान्य बनाने का प्रयास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पेरिस के अंदर जो बवाल हुआ है, इसके क्या मायने हैं। आज हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल में बड़ी संख्या में जो कैदी हैं, 6,000 से ज्यादा कैदी हैं, वो विभिन्न जेलों को तोड़कर भाग निकले हैं। उनमें से कई कैदी भारत भी घुसने के प्रयास में थे। उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। भारत में भी बॉर्डर पर काफी अलर्ट है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहां के राज्यपाल, जो बंगाल से लगता हुआ बॉर्डर वाला इलाका है उत्तर बंगाल का, वहां पर खुद निगरानी कर रहे हैं। यानी दुनिया में अभी जो स्थिति है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर जनता से सरकार का रिश्ता कटता है, अगर जनता से सरकार दूर होती है, तो फिर जनता इसी तरीके से उपद्रव करती है। हालांकि उपद्रव के दौरान नुकसान देश का होता है, क्योंकि देश की संपत्तियों को आग के हवाले किया जाता है, देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अभी नेपाल को ही देखिए। नेपाल में जिस तरीके से वहां प्रधानमंत्री के घर को जला दिया गया, संसद भवन को जला दिया गया, हाई कोर्ट को जला दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जला दिया गया, उप प्रधानमंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वहां के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये सब कुछ हुआ तो ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ देश का हुआ। और इसी तरीके से पेरिस में आज जिस तरीके से बवाल मचाया जा रहा है, वहां भी नुकसान सिर्फ देश का हो रहा है। ये देखिए कैसे जो उपद्रवी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस से भी वो डर रहे हैं, दो हाथ कर रहे हैं। बताया जाता है कि फ्रांस के अंदर जिस तरीके से पिछले 12 महीने के अंदर 4 बार प्रधानमंत्री बदले गए हैं, इसी से लोग नाराज हैं और नाराज होकर सड़क पर उतर आए हैं कि जनता को क्या समझ रखा है नेताओं ने क्या अपनी जागीर देश को समझ रखा है। जब चाहे तो सरकार बदल दे, जब चाहे तो भ्रष्टाचार कर ले, जब चाहे तो नेता ऊंची ऊंची इमारतें अपने लिए बना ले, जब चाहे तो उनके बेटे बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ें, उनके बाल बच्चे धन संपदा को अपनी संपदा समझें और आम जनता जो है वो 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत करती रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहे और उसको अपना काम अगर करवाना हो तो बिना पैसे दिए कोई उसका काम ना हो। इसीलिए जनता आज सड़क पर उतर रही है, कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले रही है। नेपाल के बारे में कहा जा रहा है कि नेपाल के अंदर जिस तरीके से बवाल मचा है, उसमें जब सरकार बैकफुट पर आई, वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इससे भी वहां की जनता मानने को तैयार नहीं। वहां की सेना ने जब पूरे नेपाल को अपने हाथों में ले लिया है, तो प्रदर्शनकारियों से कहा जा रहा है कि आपके हाथ में जो भी हथियार है, जो भी गोला बारूद है, उसे आप सुरक्षा कर्मियों को सौंप दें। तो वहां की जनता तैयार नहीं है, क्योंकि जनता कह रही है कि सिर्फ चेहरा बदलने से नहीं होगा, पूरी व्यवस्था बदलनी होगी, संविधान बदलना होगा और पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा जो जनता के हित में हो। आखिर वो व्यवस्था क्या चाहती है वहां की जनता, वो कैसी व्यवस्था चाहती है, हम इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं पहली रिपोर्ट कि कैसे फ्रांस के अंदर आज प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया।
फ्रांस में सड़कों पर गुस्सा, सत्ता पर संकट। बायरू सरकार गिरी, राजधानी पेरिस जल उठा। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट ने तोड़ी पुलिस की नाकेबंदी। 200 से ज्यादा गिरफ्तार, बस जलाई गई, रेल रोकी गई। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता और सड़क पर हिंसा दोनों ही तेज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार गिरने के अगले ही दिन राजधानी पेरिस और कई शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम की, आगजनी की और 80,000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को चुनौती दी। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और अब तक 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलेऊ ने बताया कि पश्चिमी शहर रेन्नेस में प्रदर्शनकारियों ने एक बस में आग लगा दी। वहीं दक्षिण पश्चिमी इलाके में बिजली लाइन काट देने से रेलगाड़ियां ठप हो गई। उन्होंने साफ कहा, ये प्रदर्शनकारी विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट सोशल मीडिया से उपजा आंदोलन है, जिसे छात्रों, मजदूरों और आम कार्यकर्ताओं ने मिलकर समर्थन दिया है। इधर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बायरू सरकार गिरने के बाद तुरंत कदम उठाया और देर रात रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। 39 वर्षीय लेकोर्नु फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा रक्षा मंत्री रहे हैं और अब चौथी बार 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री बदलने की चुनौती झेलनी होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या नया प्रधानमंत्री लेकोर्नु इन प्रदर्शनों को शांत करा पाएंगे? क्या ब्लॉक एवरीथिंग फ्रांस की सड़कों पर और बड़ा विद्रोह बन जाएगा या फिर फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता की और गहरी खाई में गिरने वाला है कि बायरू सरकार के गिर जाने के बाद जो अब नई सरकार वहां बनी है, क्या वो स्थिति को नियंत्रित कर पाएगी? क्योंकि जो ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट है वहां पर उसका कहना है कि दरअसल यहां पर बार बार सरकार को बदला जाता है, यहां के लोगों के लिए कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ भ्रष्टाचार है। जब चाहो जिसे चाहो प्रधानमंत्री पद से हटा दो, जिसे चाहो प्रधानमंत्री पद पर बिठा दो। ब्लॉक एवरीथिंग, जैसा कि आपको पहले हमने बताया अपनी रिपोर्ट के जरिए कि ब्लॉक एवरीथिंग जो है वो एक ऐसा मूवमेंट है जो वहां पर सोशल मीडिया के जरिए ही जनरेट हुआ। यानी ये सोशल मीडिया बहुत खतरनाक भी है। और आप जरा ये भी सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्यार करता है, बावजूद इसके वो देश की संपत्तियों को ही क्यों आग के हवाले कर रहा है? आखिर ऐसा कौन सा गुस्सा है, क्यों आक्रोश है? आखिर अपने ही नेताओं को जिसे वो चुनता है उसके खिलाफ क्यों इतना एग्रेसिव हो जा रहा है? इस पर हम बातचीत करेंगे, उसके बाद हम नेपाल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ आर.के. श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आर.के. श्रीवास्तव, ये एक चलन जैसा बन गया क्या कि अब इस देश में हुआ तो उस देश में भी होगा? बायरू सरकार के गिरने के बाद एक नई सरकार वहां बन चुकी है, वहां के राष्ट्रपति ने बाकायदा वहां के रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया, फिर ये ब्लॉक एवरीथिंग वाले सड़क पे उतर गए और 80,000 पुलिसकर्मियों को चुनौती दे रहे हैं। वहां पर गोली चली, कोई बात नहीं है, आंसू गैस के गोले चले, कोई बात नहीं है, गाड़ियों को आग के हवाले किए गए, बिजली कनेक्शन प्रदर्शनकारियों ने काट दिया जिसकी वजह से ट्रेनें नहीं चली। आखिर क्या हो रहा है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बेशक आज की डेट में पूरे विश्व की यदि आप चित्र को देखें तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, हर एक चीज बदलती है। आज की डेट में जहां जहां लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनमें जो अभाव आ गए हैं जिससे लोग सड़क उतर गए। और ये कोई नया चीज नहीं है। आपको मैं बताऊं, 3 जनवरी 2021 जो डोनाल्ड ट्रंप है, अपनी जब राष्ट्रपति शासन का इलेक्शन, जब चुनाव हारते हैं जो बाइडेन से, वो क्या करते हैं मालूम है? उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में ही रह के लोगों को सिखाते हैं कि तुम्हारी वोट चोरी हो गई 2021 में। और वो विश्व का वो डेमोक्रेटिक कंट्री अमेरिका जो अपने आप को कहता है कि मैं मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, जो आधुनिक लोकतंत्र में सबसे पुराना हूं, वहां पर लोगों ने उनके कैपिटल हिल, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो उनका ये है संसद है, वो उनका पूरे चीजों का वहीं से शुरुआत होती है। वहां जिस ढंग से तोड़ फाड़ की गई है अभूतपूर्व, और वो वहीं से शुरुआत हुई है। जब लोगों ने अमेरिका की तरफ देखा
कि विश्व का आधुनिक जो लोकतंत्र है उसका एक राष्ट्रपति अपनी चुनाव को नहीं मान रहा है और अपने समर्थकों को कर रहा है कि तुम लोग लड़ो, और वो जाके तोड़फाड़ करते हैं। उसके बाद 2022 में श्रीलंका, उसके बाद 2023 में पाकिस्तान, 2024 में बांग्लादेश, 2025 में नेपाल। आज फ्रांस में जो हो रहा है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर हो रहा है। 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर एक नया रूप है। उसमें इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले जो थे दहशतगर्दी का था कि लोग दहशतगर्द आते थे, गोलियां चलाते थे, अब वो कहानी नहीं है। ये इस पर्टिकुलर वॉर को हम बोलेंगे एल्गोरिदम वॉर या डिजिटल वॉर। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग जिनका अपना मकसद है, जो डीप स्टेट जिनको बोलते हैं, वो हर एक चीज को बड़ी सूक्ष्मता से देख रहे हैं। आप देखिए शाह साहब, आप तो काफी ये है क्या कहते हैं, नॉलेजेबल है, आप में बहुत ज्यादा विजडम है, ज्ञान है। आपने यदि आज अपनी मोबाइल फोन पे, फेसबुक में या किसी भी परचेजिंग संस्था में जाके कोई भी सर्च किया, आप देखेंगे वो सारी चीजें बार बार आपको विजिट करती हैं, क्योंकि वो एल्गोरिदम है। तो फ्रांस में यदि कोई भी पोर्शन जो 10% से ज्यादा लोग यदि किसी चीज पे बार बार वो लोग सर्च करते हैं तो वो उसको पकड़ लिया जाता है और उसी चीज को एक नैरेटिव बना करके 1-to-1 पेश किया जाता है। यही आज फ्रांस में है। कल गतकाल 2-3 दिनों से आप यही नेपाल में देख रहे थे, और बांग्लादेश की कहानी तो आपको मालूम ही है। बिल्कुल, हर जगह वही है। बिल्कुल, यहाँ पर में भी वही जी, श्रीलंका में भी वही। और बिल्कुल इस पर और भी आगे हम चर्चा करेंगे। हम एक नेपाल की रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि नेपाल में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि पहले नेपाल फिर फ्रांस, और फ्रांस में जो हो रहा है, जैसा कि अभी सर ने कहा कि ये एल्गोरिदम वॉर है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो यूथ है उनको मोबिलाइज किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, और जैसा कि ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के बारे में हमने पहले आपको बताया भी कि ये सोशल मीडिया के जरिए ही पनपा है, और इसके जरिए वहां पर मोबिलाइज हुए हैं युवा और वहां के लोग, और सरकार के अगेंस्ट में सड़क पर आ गए। और जैसा कि आर.के. श्रीवास्तव ने कहा कि इसकी शुरुआत आज नहीं, बल्कि जब डोनाल्ड ट्रंप पिछले टर्म में चुनाव हार गए थे और हारने के बाद वो गद्दी से हटने वाले थे, तब उन्होंने जो वहां पर मूवमेंट करा दिया था अपने समर्थकों से, उसके बाद से ही इसका सिलसिला शुरू हो गया। और फिर श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ और नेपाल में हुआ, और अब ये फ्रांस में हो रहा है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि नेपाल में फिलहाल क्या स्थिति है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल इस वक्त भीषण राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। राजधानी काठमांडू और कई बड़े शहरों में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल सरकार द्वारा फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से पहले से नाराज युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। हालात बेकाबू होते देख सेना ने राजधानी की कमान अपने हाथों में ले ली है। जगह जगह कर्फ्यू लगाया गया है और संसद समेत कई सरकारी इमारतों में आगजनी की घटनाएं सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल चेहरों का बदलाव काफी नहीं, बल्कि उन्हें नए संविधान, बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर कड़े नियंत्रण की गारंटी चाहिए। उधर हिंसा और कर्फ्यू का सीधा असर आम जनता पर भी पड़ा है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया, जिससे भारत समेत कई देशों की उड़ानें रद्द हो गई। हालांकि भारत सरकार ने नेपाल से बातचीत की है, जिसके बाद इस बात को लेकर समझौता हुआ है कि हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए खोला जाएगा। उधर बड़ी संख्या में यात्री काठमांडू और अन्य शहरों में फंस गए हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को नेपाल यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने दिल्ली स्थित अपने भवन में आपातकालीन सेल स्थापित किया है, ताकि नेपाल में फंसे तेलुगु नागरिकों की मदद की जा सके। नेपाल की सड़कें सेना की गश्त से भारी सुरक्षा घेरे में है, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार सोशल मीडिया बैन और राजनीतिक सुधारों की मांग पर अड़े हुए हैं। युवाओं का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं, बल्कि उनके भविष्य और लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर नेपाल में फिलहाल हालात सामान्य होने के बजाय और अनिश्चितता की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सेना और राजनीतिक दल मिलकर इस संकट का समाधान निकाल पाएंगे या फिर नेपाल एक और लंबे अस्थिर दौर में फंस जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताजा विशेष, और ताजा विशेष में हम बात कर रहे हैं नेपाल के बाद अब फ्रांस। इस पर आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है कि एक के बाद एक देश में जनता सड़क पर आ रही है और सड़क पर आकर अपनी सरकार के खिलाफ न केवल यलगार कर रही है बल्कि अपनी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा रही है, उसे आग के हवाले कर दे रही है, यहां तक कि फायरिंग में लोगों की मौत भी हो रही है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैसे रात भर बॉर्डर इलाके में रही, यानी जलपाईगुड़ी में, वहां से नेपाल का बॉर्डर लगता है, और रात में वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुई थी। मुख्यमंत्री ने ये पूरी नजर इसलिए बनाए रखा क्योंकि पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल से कोई घुसपैठ भारत में ना हो जाए, बंगाल के रास्ते ना हो जाए, इसलिए वहां पर उन्होंने पूरी स्थिति पर नजर रखी। और जाहिर तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज है वहां पर, पुलिस है, सबको एक्टिव रखा, अधिकारियों के साथ पूरे तौर पर संपर्क में रही। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी उसी इलाके में है, ये पूरी नजर रखी गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बिहार की बहुत सारी सीमाएं हैं जो नेपाल के साथ लगती हैं, उन सीमाओं को सील कर दिया गया है। जो खबर है कि नेपाल से 10 लोग सीतामढ़ी के रास्ते भारत में घुस रहे थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में वहां जो कैदी हैं वो जेल तोड़कर बाहर निकल गए और वो जाहिर तौर पर चाहेंगे कि हम नेपाल से बाहर चले जाएं ताकि हमारी दोबारा से गिरफ्तारी न हो सके। इस स्थिति में वो जो 6000 लोग हैं वो जरूर भाग रहे हैं, और प्लस जो कई देशों के लोग, जो पर्यटक हैं वहां फंसे हुए हैं, या फिर नेपाल के जो आम नागरिक हैं वो जो इस हिंसा के शिकार हो रहे हैं वो भी वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार आर.के. श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, नेपाल में जो स्थिति है उसमें प्रदर्शनकारियों की बातों को तो मान लिया गया कि चलिए सोशल मीडिया बैन हटा दिया जाएगा, ओली साहब ने इस्तीफा दे दिया और सेना ने अब पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है, पूरे नेपाल के अंदर कर्फ्यू लगा दी गई है। तो सेना कम्युनिकेट करना चाहती है, कम्युनिकेशन करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, टॉक करना चाहती है वहां के प्रदर्शनकारियों से, और सेना कह रही है कि आपके पास जो भी हथियार है, जो भी बारूद हैं, जो भी गोले हैं, जो भी है वो आप सुरक्षा कर्मियों को सरेंडर कर दीजिए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ चेहरा बदलने से नहीं होगा, हमें नई संविधान चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, और जो लोग मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा चाहिए, तब बातचीत आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें जो नेपाल के लोग हैं उनका जो गुस्सा है अपनी आर्मी के प्रति वो बहुत ही वाजिब है। आपको याद है कल आपने दिखाया था कि वहां के प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उड़ के जा रहे हैं काठमांडू। बिल्कुल। आज कहां हैं वो? उनके जो राष्ट्रपति हैं वो भी भाग गए हैं काठमांडू से। कहां है वो? वहां पर ये र्यूमर, क्या वो इंडिया में है, क्या वो चाइना में है, क्या वो दुबई चले गए? वो तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन वहां पर एक र्यूमर ये है कि ये लोग जो हैं ये आर्मी के कैंटोनमेंट में सुरक्षा के बंदोबस्त में हैं, जो नेपाल की जनता को एक्सेप्ट नहीं है। वो आर्मी से पूछ रही है क्यों किया आपने, और यदि वो कहीं है तो आप बताइए कि वो आपके हेलीकॉप्टर कहां गए, आपके प्रधानमंत्री कहां गए और आपके राष्ट्रपति कहां गए, आप उनको सुरक्षा मत दीजिए। तो उनकी जो डिमांड थी, पहली डिमांड थी, ये बात कोई नहीं बता रहा है आपको। ये बात हम लोग, आपको सच्चाई जो हम लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा पहला डिमांड था यदि हम यहाँ के प्रधानमंत्री को निकालें, राष्ट्रपति को निकालें, तो आज कहां है वो, ये सेना को बताना होगा। और जब तक वो नहीं होगा इनकी बात नहीं मानी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपने बताया और वो यदि नेपाल में है तो सिचुएशन और भी खराब, उनके साथ क्या किया जाए। नंबर 3, जब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आती है,
इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बातचीत हो रहा है। यदि इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आती है सर्वसम्मति से, और सर्वसम्मति करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ सुप्रीम कोर्ट और सेना को लेकर के और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है आप, राइट। आप तो खुद ही बता चुके, गिना चुके कितने मंत्रियों को मारा गया, पूरे मुख्य प्रधानमंत्रियों को मारा गया, उनकी औरतों को जिंदा जला दिया गया। ये नेपाल की संस्कृति नहीं थी। लेकिन एक चीज और, आरके श्रीवास्तव, क्योंकि आरके श्रीवास्तव, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, चूंकि नेपाल में भी हो रहा है, फ्रांस में भी आज से शुरू हो गया है, ऐसे मामलों में क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी कोई भूमिका होती है? क्या यूएनओ की भी कोई भूमिका होती है? पड़ोसी देश के नाते क्या भारत की भी कोई भूमिका होती है कि वहां पर शांति बहाली करने में कोई प्रयास किया जा सके? चीन की भी कोई भूमिका होती है कि वहां पर शांति बहाली के लिए कोई प्रयास किया जा सके? अगर होती है तो क्यों नहीं हो रही है, और नहीं होती है तो क्या है मामला, बताइए। वाह, बहुत सुंदर और गंभीर प्रश्न आपने किया है। बांग्लादेश में गत वर्ष वहां पर सरकार बदली हुई, हमारा तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो उनसे बात ही नहीं किया उसके बारे में। क्यों? कि उनका आंतरिक मामला था, और हम लोगों ने वहां पर जो है चारों तरफ से उनको घेर रखा है। हम लोगों ने कांटे तार जिसको बोलते हैं वो लगा रखे हैं बॉर्डर पे, और हमने बीएसएफ डिप्लॉय कर रहा है हर एक की। वो तो पहली बार पता लग रहा है कि 400 किलोमीटर तक फेंस ही नहीं है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ और नेपाल के साथ यदि आप ये दोनों चीजों को देखें, कल हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बात कर रहा है और गंभीर चिंता प्रकाश कर रहा है नेपाल के साथ। तो ये जो है क्यों ऐसा है दोनों में, यदि आप समझ गए तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों कंट्रियों का ये जो है इंटरनल मामला है। बांग्लादेश बार बार हम लोग कह रहा था कि आपने अवामी लीग और उसके एक पर्टिकुलर लीडर के पीछे आपने इन्वेस्टमेंट किया, बांग्लादेश के पॉपुलेशन के कुछ नहीं किया। हम लोगों ने कहा आप कर लो आप। लेकिन नेपाल का मामला अलग है। 250 सालों का उनके साथ रिलेशन, कोई वहां पर कांटातार नहीं, कोई हमारे पास पासपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये उनका इंटरनल डायनेमिक्स है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है नेपाल में। नेपाल में 10,000 से ज्यादा लोग को माओइस्ट ने मारा, उनके 15,000 लोग उन्होंने पीएलए बनाया, उनकी सरकारें आई 2008, 2015 में नया संविधान आया। वो संविधान ये चकचकाती, वो उनके कपड़े जो थे सफेद थे, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके कपड़े और लोगों से कितना सफेद है। कम्युनिस्ट जो थे वहां पर माओवादी, लेनिस्टवादी, उनके खिलाफ ये गुस्सा है। और वो गुस्से को वो लोग बोल रहे हैं कि हमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आर्मी को चाहिए आज की डेट में जनता की बात। मैंने एक सवाल किया था यूएनओ, वो बता दें आज मैंने एक सवाल किया था यूएनओ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की क्या भूमिका है? क्या यूएनओ भी कुछ कर सकता है, या वो इंटरनल मामला इसलिए छोड़ देगा? नहीं तो अमेरिका को देखते हैं ना भाई, मिडिल ईस्ट में और कहीं कुछ होता है तो अमेरिका इंटरवीन करता है कि भाई तुम समझौता करो, नहीं तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद करेंगे, या जो भी वो कर सकता है। लेकिन इस मामले में एकदम खामोश है, और ट्रंप तो बोलने के मास्टर है, फिर भी वो खामोश है। यूएनओ की कोई भूमिका है इसमें? देखिए बांग्लादेश के, हाँ, आप अमेरिका की भूमिका को इसलिए हम लोग डीप स्टेट पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये जो 2 दिन से 2 नाम चल रहे हैं, गुरुन साहब के और आपके सास साहब के, और कई लोगों के नाम जो चल रहे हैं, हम तो बता भी नहीं रहे हैं आपको। ये डीप स्टेट पता नहीं। आप देखिए बांग्लादेश के पास सेंट मार्टिन आइलैंड था जो अमेरिका को चाहिए था। नेपाल के पास क्या माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे क्या वो? नंबर 1। नंबर 2, आपको जान के सरप्राइज होगा, जब माओइस्ट के साथ जब वहां की सरकार और वहां का जो राजतंत्र था, जब उन्होंने बातचीत किया, उन लोगों ने यूएन को बुलाया, और वहां पर कई सालों तक 2 आर्मी चलती थी। एक आर्मी जो माओइस्ट की थी और एक जो नेपाल आर्मी है, और उसके बीच बचाव और उसकी पूरी बातचीत की बात वो यूएन के सुपरविजन में हुआ है। आप इस बात को सरप्राइज हो जाएंगे। तो यूएन आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएन आने से तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो गृह युद्ध की स्थिति जहां पर आर्मी भी असफल है और आर्मी कई भागों में बढ़ चुकी है, ऐसा हालत अभी नेपाल में ऐसा नहीं हुआ है, न ही फ्रांस में हुआ है। फ्रांस की बात आपको बताऊं, बार बार फ्रांस की बात करते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है फ्रांस का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उनकी जो रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में हुआ था, कैसे साम्राज्यवाद को तोड़ के उन्होंने रिपब्लिक, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत की संविधान है, उन्होंने फ्रांस के संविधान से बहुत कुछ जी दिया। रिपब्लिक का वर्ड ये हम लोगों ने फ्रांस से लिया, और कई चीजें हम लोगों ने सीखी है। ये उनका एक्सट्रीम सेंस ऑफ फ्रीडम है। वहां के लोगों पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक आवाजाही नहीं है। ये तो एल्गोरिदम वाला केस है जो फ्रांस को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। फ्रांस एक बहुत बड़ी हमें पावर है, मिलिट्री पावर। आप देखो ना, राफेल कहां से आ रहा है हमारे पास, 1000 करोड़ के। हमारे सबमरीन कहां से आ रहे हैं, सब फ्रांस दे रहा है। फ्रांस के हेलीकॉप्टर, फ्रांस के बहुत सारी चीजें जो है फ्रांस
आप यदि अमेरिका और रूस के और चीन के यदि नजरिए से बाहर निकले तो ये जो यूरोप में जो जर्मनी है और ये जो अपना जो फ्रांस है, ये एक बहुत बड़ी शक्तियां हैं। तो नेचुरली कोई भी जो डीप स्टेट है वो फ्रांस को चाहेगा। इसलिए बार बार आप लोगरिथम का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए आप लोगरिथम का जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर देखिए स्थिति क्या है, और ये बहुत डीपली मामला है, क्योंकि फ्रांस शक्ति के मामले में काफी तेजी से उभर रहा है। तो क्या इसके पीछे जो लोगरिथम का जिक्र कर रहे हैं आर.के. श्रीवास्तव, वो है। नेपाल का मामला थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि नेपाल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नेपाल में जनता और सरकार के बीच की एक बड़ी खाई हो गई, उस खाई को पाटने में ओली सरकार फेल रही, इसलिए आज वह सेना भी सक्षम नहीं हो पा रही है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। विशेष में इतना ही। नमस्कार।